9 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। उस वीडियो में एक व्यक्ति जो जमीन पर पड़ा हुआ है, उसके आसपास भीड़ का जमघट लगा हुआ है और उस जमघट में लोगों के पास लाठी हैं, डंडे हैं, कुछ हथियार हैं और वह लगातार उस व्यक्ति को लातों से, घूंसों से और डंडे से मार पीट रहे हैं। वह व्यक्ति कुछ ऐसी स्थिति में था, ना वह शोर मचा सकता था और ना वो अपने बचने की अपील कर सकता था। ऐसा लग रहा था उसे देखकर लोगों ने इसे पीट पीट कर मार दिया हो। अब वीडियो जैसे वायरल होता है, लोगों ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो या अलग अलग मुल्क नेपाल हो, जहां देखूं वहां वो वीडियो वायरल हो रहा था। और वीडियो में लोग ये सवाल कर रहे थे कि आखिरकार इस व्यक्ति को क्यों पीटा जा रहा है। तभी लोगों ने कमेंट में जवाब देना शुरू कर दिया। दरअसल ये नेपाल पुलिस का एक डीएसपी है और इसी के आदेश की वजह से 19 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल इसने गोली चलाने का आदेश दिया और 19 लोग बेवजह मारे गए। इसी बात का गुस्सा है जो भीड़ लगातार उस व्यक्ति को पीट रही है। दरअसल 1997 से 2012 तक जो पैदा हुए थे, वो लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। उनके हाथ में एक जैन जी का बैनर था, पोस्टर था और उसी के बैनर तले वह लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी आवाज को उठा रहे थे, मांग कर रहे थे। भीड़ इतनी उग्र हो जाती है, उसके बाद चाहे संसद हो या सुप्रीम कोर्ट हो या प्रधानमंत्री का आवास हो, गृह मंत्री का आवास हो या फिर जो भी नेता दिखाई दे रहा था, उसको मार रहे थे, पीट रहे थे। हद तो तब हो जाती है जब पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। दरअसल आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नेपाल, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसमें ऐसा क्या हुआ कि लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। चाहे वो छात्र हो या छात्राएं हैं, लोगों ने ऐसा विरोध प्रदर्शन किया कि एक ऐसा इतिहास बन गया है जिसे लोग याद करके भी वहां के लोग सिहर जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह पड़ोसी मुल्क नेपाल की है। दरअसल नेपाल की सरकार 28 अगस्त 2025 को एक आदेश जारी किया था कि मेटा सहित 26 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और इनको 7 दिन का समय दिया गया था कि ये अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, दुरुस्त कराएं। और जो भी इनकी प्रतिक्रिया थी, उस प्रतिक्रिया के तहत आखिरकार 7 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। 2 सितंबर 2025 को यह मियाद जो रखी हुई थी सरकार के द्वारा, यह मियाद भी खत्म हो जाती है और इसके बाद 3 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या एक्स सहित सभी ऐप बंद कर दिए गए। नेपाल की आबादी लगभग बताई जाती है 3 करोड़ के आसपास और 3 करोड़ की आबादी जो है 90% लोग सोशल मीडिया के इन 26 ऐप का इस्तेमाल करते थे। बस इनमें गुस्सा आने लगता है, लेकिन जिस दिन आदेश दिए गए थे, 7 दिन का समय दिया गया, इसी 7 दिन के दौरान ही पिछले कई दिनों से 2 हैशटैग चल रहे थे। एक हैशटैग नाम था नेपो किड्स और दूसरा नाम था नेपो बेबीज। नेपो बेबीज के नाम से जब यह था तो इसके हिसाब से फिर उन्होंने इस बीच में बड़ी संख्या में लोगों ने एक रिसर्च कर रखा था और रिसर्च के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई थी कि हमारे देश में 10% से ज़्यादा बेरोजगारी चल रही है। साथ ही देश की आबादी का जो 20% लोग हैं, 100 में से 20 लोग, उनके पास पूरे देश की आधी से ज़्यादा संपत्ति है। यानी कि बाकी के जो 80% लोग हैं वो तो गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। बाकी देश पर 20% लोगों ने ही कब्जा कर रखा है और इनके पास चाहे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, इनके पास ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं, इनके पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है
होटल है, स्कूल है, बिजनेस है, बड़े बड़े और खासकर नेताओं के नाम लिखकर यह फला नेता, इसके पास इतनी संपत्ति है और इसका बेटा विदेश में है, इसके पास यह गाड़ी है। जब छोटी छोटी जानकारियां लोगों ने देना शुरू कर दिया, 7 दिन का समय था, अब 7 दिन के बाद यानी कि जैसे ये सोशल मीडिया के जो 26 प्लेटफॉर्म थे इन पर बैन लग जाता है, रोक लग जाती है, स्टॉप लग जाता है, तो यह बात घर घर पहुंच जाती है। कहते हैं कि माउथ एडवर्टाइजमेंट जो होता है उसका असर कुछ ज्यादा होता है, यानी कि मुंह से निकली हुई बात यदि हम टीवी पर निकलने वाली किसी विज्ञापन को देखते हैं तो शायद इनका कोई इतना प्रभाव नहीं होता। कि जो मुंह से कही जाती है कि फला व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति है, उसके पास इतनी दौलत है और हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, वो लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, फला मंत्री के इतने बच्चे हैं, वह वहाँ विदेश में है, वो विदेश घूम रहे हैं, उनके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, उनके पास यह प्रॉपर्टी है। इस तरह के लोगों ने जब आसपास यह कहना शुरू कर दिया, साथ ही 2 ऐसे युवा थे, हालांकि उनकी उम्र 1997 से पहले ये पैदा हुए थे। उनमें एक काठमांडू के मेयर होते हैं, उनका नाम बालेन शाह होता है, और दूसरे सुदून गुरंग होते हैं। उनमें जो सुदून गुरंग जो होते हैं ये हमें नेपाल करके एक एनजीओ है, उनको चलाते हैं। इन्होंने अपने हिसाब से मैसेज डिस्प्ले किए, लोगों को भेज बताया और संदेश दिया। उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि 1997 के बाद से लेके 2012 तक जो पैदा हुए हैं उनको सड़कों पे आना चाहिए, उनको अपनी बात रखनी चाहिए, बहुत हो चुका, यह सब लूट खसोट, यह सब चीजें, इतना बस कहना था कि यह 5, 6 और 7 सितंबर यूं ही बस निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ शांति बनी हुई है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और जैसे ही 8 सितंबर आता है, 8 सितंबर 2025 को, तो लोग नहीं बल्कि युवा सड़कों पर उतरना शुरू हो जाते हैं बड़ी संख्या में, इतनी संख्या में कि इन लोगों के बस सर ही सर दिखाई दे रहे थे। अब चाहे काठमांडू हो या चाहे पोखरा हो, अब चाहे बुलबुल हो या चाहे बहरावा हो, चाहे भरतपुर हो या इटाहारी हो, दमक ऐसे युवा शहरों में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। बड़ी संख्या में जब इकट्ठा हो रहे थे, उसके बाद वह सरकार विरोध नारे लगाते रहे, नारे लगा रहे थे और नारे लगाते लगाते संसद भवन पहुंच गए। कुछ युवाओं ने संसद भवन प्रवेश करने की कोशिश की, तो संसद भवन में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन जो वहां पर सेना थी, जो पुलिस थी, उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। अब सड़कों पर इन लोगों को गुस्सा आना शुरू हो जाता है, आगजनी शुरू हो जाती है। जो वाहन रोड पे दिखाई दे रहा था उनमें आग लगा रहे थे, जो टायर दिखाई दे रहे थे उनमें आग लगाए जा रहे थे। इस तरह से बात आगे बढ़ने लगती है और संख्या और भी बढ़ने लगती है, और संसद भवन के तरफ जैसे ये भीड़ बढ़ती है तो ये बताया जा रहा है, वहां पर एक अधिकारी थे जिन्होंने आदेश दे दिया कि लाठी चार्ज करो, उन्हें रोकने की कोशिश करो, अगर लाठी चार्ज से बात नहीं बनती है तो आंसू गैस के गोले छोड़ो। ये आंसू गैस के गोले से भाग जाएंगे, पानी के फव्वारे मारे जाते हैं, और बात जब आगे बढ़ जाती है तो उन्होंने फिर रबड़ की गोलियां मारना शुरू कर देते हैं, और रबड़ की गोलियां भी ज्यादा असर करती है। कहा जाता है कि जिसको ये लगती है वह 3 दिन तक उसको बुखार रहता है। रबड़ की गोलियां मारी जाती है, और उनके बीच एक ऐसे डीएसपी साहब होते हैं, उन्होंने यह आदेश दिया कि यह नहीं रुक रहे हैं, गोलियां चलाना शुरू कर दो। अब जैसे 1-2 बार में जब गोलियां चलना शुरू हो जाती है, इसके बाद पुलिस धू धू कर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, और इसमें जो छात्र छात्राएं थे जो 1997 से लेकर के 2012 के बीच पैदा हुए थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे। संख्या इनमें ज्यादा छात्र छात्राओं की ही थी, युवाओं की ही थी। अब गोलियां चलने लगती है तो गोली तो किसी की भेदभाव करती नहीं है, जब लगती है तो लोग मरते हैं, और देखते ही देखते 18 लोगों की गोली लगने से मौत हो जाती है। 2 युवा ऐसे थे, एक जगह लगती है सुनसटी, वहां पे ये लोग मारे जाते हैं। बस इतना था, और इतना बहुत ज्यादा हो चुका था। और 400 ऐसे थे जो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की गई। अब यह बात पूरे देश भर में फैल जाती है, पूरे नेपाल में फैल जाती है। अब सरकार पर दबाव बढ़ने लगता है,
आखिरकार सरकार ने 8 सितंबर 2025 को उसने जो आदेश दिया था उसको वापस ले लिया कि 26 प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया पर हैं हमने उनसे बैन हटा दिया है। अब नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है, जैसे थे वैसे आप चलाते रहेंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और इतनी देर हो चुकी थी कि जब अगली तारीख आती है, अगला दिन निकलता है, तब सेना को पीछे हटना पड़ जाता है, पुलिस को पीछे हटना पड़ जाता है और संसद भवन पर कब्जा कर लिया जाता है, लूटपाट किया जाता है। उसके अंदर जो सामान रखा हुआ था उसको लेकर जो युवा थे, जो लोग थे उपद्रवी टाइप के, वो भाग रहे थे, क्योंकि प्रदर्शनकारियों में उपद्रवी भी शामिल हो जाते हैं। उसके बाद आगजनी शुरू हो जाती है, संसद भवन को पूरे आग के हवाले कर दिया जाता है, राष्ट्रपति भवन को पूरा फूंक दिया जाता है, उसमें भी लूटपाट होती है, उसमें भी आगजनी होती है, लूटपाट होती है। और कहानी यही नहीं रुकती है, बल्कि गृह मंत्री का जो निजी आवास होता है उसमें भी आग लगा दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट को भी फूंक दिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में रखी हुई 25,000 फाइलें भी जो जलकर राख हो जाती हैं। इसके बाद पूरे देश में क्या स्थिति हो रही होगी, सहज ये अंदाजा लगाया जा सकता है। अब सेना, क्योंकि सेना तो पीछे हट चुकी थी, अब जो सरकारी आवास थे उनको भी फूंक दिया जाता था। वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, हालांकि इन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश की, लेकिन इस्तीफा देने से हो क्या रहा था, देर बहुत ज्यादा हो चुकी थी। उनके घर में भीड़ जड़ चली जाती है, उनके भी घर में भीड़ आग लगा देती है। इस बीच सेना को लगता है कि शायद ओली के जो परिवार वाले हैं, उनके प्रधानमंत्री के परिवार वालों को जान का खतरा है, उन्हें वो अपने आगोश में ले लेते हैं। जो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जो होते हैं, उनके माध्यम से उनको यहाँ से भगाया जाता है, दूर छुपाया जाता है, कहीं ऐसा ना हो प्रधानमंत्री मारे जाएं। लेकिन इसी बीच में भीड़ लगातार फैल जाती है। जो 7 दिन से लगातार मंत्रियों और नेताओं की जानकारी थी कि इनके पास इतनी संपत्ति है, इनके पास इतने दौलत है, इनके पास इतनी गाड़ियां हैं, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इनकी बारी बारी से जब सूचनाएं लीक हो रही थी तो लोगों में इनके प्रति गुस्सा बढ़ जाता है कि हम तो बेरोजगार हैं और ये लोग देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा का घर फूंक दिया जाता है। उनके पत्नी अब विदेश मंत्री होते हैं आरजू राणा, उनको दौड़ा दौड़ा कर इन मियाँ बीबी को पीटा जाता है। हालांकि किसी तकरीब से इनकी जान बच जाती है। और काठमांडू में एक दलू इलाके में प्रधानमंत्री होते हैं जिनका नाम होता है झालानाथ खनल, उनके घर में आग लगा दिया जाता है। और उनकी पत्नी होती है जिनका नाम राजलक्ष्मी चित्रकार, उनको जिंदा जला दिया जाता है। हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तब तक वो मर जाती है। हालांकि भीड़ उस आगजनी की शिकार हो जाती है, मारी जाती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, उनके घर में भी आग लगा दी जाती है। उनके बेटी के घर को भी फूंक दिया जाता है। उनकी बेटी के घर से एक लाश मिलती है, वो लाश किसकी थी अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन वित्त मंत्री का जो घर है, उनके घर में भीड़ चली जाती है। विष्णु पोडेल, उनको भी दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है, पीटा जाता है। और उसी बीच एक जगह लगती है, एक जिला लगता है नवलपरासी। वहां की जेल के 500 कैदी उस जेल को तोड़ते हैं और फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन बात यही नहीं थमती है। नेताओं को घरों को ढूंढा जाता है, नेताओं को दुकानों को ढूंढा जाता है, नेताओं के स्कूलों को, नेताओं के कॉलेजों को, नेताओं के बिजनेस व्यापार को ढूंढा जाता है, उनके घरों को ढूंढा जाता है। सब में आग लगा रहे थे और लोग यह नारा लगा रहे थे कि चोरों गद्दी छोड़ो एक साथ, बस यही नारा लगा रहे थे कि सब इक्वल होने चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। जितने भी तुम लोगों ने लूट खसोट की है, कुछ भी नहीं है। हद तो तब हो जाती है जब सरकारी कार्यालयों को पकड़ा जाता है, उसमें भी आगजनी कर दी जाती है, उन्हें भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाता है। 9 सितंबर 2025 को शाम होते होते रात हो जाती है। 10 बजे के आसपास सेना फिर से ताकत में आती है, फिर से भीड़ को रोकने की कोशिश करती है। आखिरकार रात 10 बजे के आसपास भीड़ को कंट्रोल तो कर लिया जाता है। तब तक बताया जाता है कि अरबों खरबों का नुकसान हो चुका था। नेताओं की सांसें फूल रही थी, नेताएं डर के मारे छुपे हुए थे। छुप मतलब दुबक जाते हैं। जितने भी लूट खसोट के थे वह हाथ पैर जोड़ रहे थे कि भैया हमें किसी भी तरकीब से माफ कर दो। लेकिन पीएम के इस्तीफा देने तक
तब तक 24 लोग मौत के आगोश में सो जाते हैं। 500 से ज़्यादा लोग जो गंभीर रूप से घायल होते हैं, उनका इलाज चल रहा होता है। यह बताया जाता है कि जो मेन कारण था वो था सोशल मीडिया के 26 प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जाता है। साथ ही दूसरी कारण यह बताया जाता है कि 4 साल में 3 बड़े घोटाले हुए हैं। अगर फर्स्ट घोटाले की बात करें तो गिरी बंधु स्व है जो 2021 में हुआ था, 54 करोड़ 600 का घोटाला था। दूसरा घोटाला ओरिएंटल कॉर्पोरेटिव 2023 से 13,600 करोड़ का घोटाला था। कोऑपरेटिव 2024 इसमें 69,600 करोड़ का घोटाला। इस तरह के बड़े घोटाले हुए थे। साथ ही पब्लिक जो भीड़ भाड़ नाराज थी, वह भाई भतीजा बात पर भी नाराज थी। उन्होंने कहा कि नेताओं के पास इतने, रिश्तेदारों के पास इतने, बच्चों के पास इतने, सब सुख सुविधाएं हैं, वो हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, विदेशों में घूमते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, सब कुछ अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। यानी कि जो इनके पास 20% ऐसे देश के जो लोग हैं, बस वही मौज मस्ती कर रहे हैं, 80% तो बस परेशान हैं। इस बात को भी लेकर गुस्सा था। और 2 ऐसे नेता उभर के सामने आते हैं। एक का नाम बालन शाह होता है, दूसरे सुदुन गुरु होता है। सुदुन गुरु अब ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है कि भविष्य में जिम्मेदारी इसके ऊपर आ जाएगी। लेकिन इनमें एक ऐसे हैं जो गाने गाते हैं, रैपर हैं, हालांकि वो काठमांडू के मेयर भी हैं। इनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनकी तुलना भारत के आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से की जा रही है। कितना सही है, कितना नहीं है। साथ ही ये जो सुदुन गुरु जो है, यह एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं, सामाजिक मांग को उठाते हैं, सामाजिक बातें करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। अगर इनको जिम्मेदारी मिलती है तो कितना संभाल पाएंगे, कितना नहीं संभाल पाएंगे, खैर सहज ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यह देश कम से कम 10 साल पीछे चला गया है, और 10 साल पीछे जाने का मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। बस ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो बंद करने का आदेश दिया कि देश में पूरी तरह से हाहाकार की स्थिति मच गई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। जो तरीका अपनाया गया था शायद वह गलत तरीका है। यह शांतिपूर्वक भी हो सकता था, लेकिन यह कहते हैं कि किसी के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए धमाका करना पड़ता है। और यह जो लोग हैं, युवा हैं, जो बहुत दशकों से ये लोग परेशान हैं सरकार की अस्थिरता को लेकर, सरकार के फैसलों को लेकर। कभी किसी के दबाव में तो कहते हैं कि कभी चीन के दबाव में, तो कभी अमेरिका के दबाव में सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही थी, सिर्फ अपना भरण पोषण कर रही थी, बस अपने बच्चों का भला कर रही थी, जनता का भला नहीं कर रही थी। इसलिए लोगों में वहां पर गुस्सा था। बाकी आप लोग सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।